बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी किंगडम एनिमिलिया में हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। तो हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहले प्लेटीहेलमिन्थेस, इसको जो नाम है इसका, तो सबसे पहले इसका जो मीनिंग है, मीनिंग ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस, तो ग्रीक प्लेटी का मतलब है फ्लैट और फ्लैटेंड, और हेलमिन्थ्स का मतलब है, लफ्ज हेलमिन्थ्स कहते हैं वॉर्म्स को, वॉर्म्स। तो चूंकि इस फाइलम में जितनी भी एनिमल्स है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म शामिल है, वो सारे के सारे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड यानी डॉर्सल जो बैक साइड होती है उसको हम डॉर्सल, और जो फ्रंट यानी बैली साइड होती है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। तो ये इस तरह डॉर्सल और वेंट्रल साइड पे इस तरह चिपटे होते हैं सारे एनिमल्स इसके। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, या सिंपल अल्फाज में हम इसको, जो कॉमन नेम है इसका, तो कॉमन नेम इसका है फ्लैट वर्म्स। इसका नाम है फ्लैट वर्म्स। इसकी सबसे पहले इसमें अगर आप इसका हैबिटेट देखें तो हैबिटेट जो प्लेस ऑफ लिविंग है, तो इसका मेजॉरिटी ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स। ये ज्यादातर एंडोपैरासाइट्स है, यानी ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और ये बीमारियां, डिजीज भी फैलाते हैं उसमें। तो ये एंडोपैरासाइट्स है। और लेकिन इसमें एक प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को हम ड्यूजीसिया भी कहते हैं, ड्यूजीसिया। तो ये जो है ना, ये फ्री लिविंग है, ये इसका फ्री लिविंग फॉर्म है, फ्री लिविंग फॉर्म है। तो ये इसका हैबिटेट हो गया। हैबिटेट के बाद इसमें हम पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि सिमेट्री एक ऑर्गेनिज्म के टू मिरर इमेजेस, यानी टू इक्वल हाफ्स, जब हम ये बनाते हैं एक इमेजिनरी लाइन से, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है ऑफ किंगडम एनिमिलिया, उसको हम 3 ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक उसमें एसिमेट्रिकल है, जिसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इसमें कोई सिमेट्री नहीं बनती, तो वो उसमें फाइलम पोरिफेरा है, और कॉमन नेम उसका है स्पॉन्जिस। सेकंड नंबर, लास्ट लेक्चर में हमने सिलेंट्रेट्स के बारे में पढ़ा था। तो सिलेंट्रेट्स, और इसमें एक और ग्रुप भी है कॉम्बजेलिस या टिनोफोरा हम इसको कहते हैं। तो उसमें रेडियल सिमेट्री है, और उन दोनों फाइला को हम ग्रुप रेडिएटा में रखते हैं। लेकिन यहां से हमारा एक और ग्रुप स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्रुप बाइलेट्रिया या ग्रेट बाइलेट्रिया। तो ये सारे जो एनिमल्स है जो इस ग्रुप में है, और इससे अनवर्ड सारे, ये सारे के सारे ये ग्रेट बाइलेट्रिया में इंक्लूडेड है। अच्छा, अब हम इसको ग्रेट बाइलेट्रिया में इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इसमें बायलैटरल
बायलैटरल सिमेट्री होती है। इसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है। अच्छा, बायलैटरल सिमेट्री, तो जिन एनिमल्स में बायलैटरल सिमेट्री होती है तो उनको हम ग्रुप और ग्रेड बायलैट्रिया में रखते हैं। और अब आप ये समझे कि बायलैटरल सिमेट्री किसे कहते हैं। जिन एनिमल्स को हम टू इक्वल, नंबर वन, इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स और हाफ्स में, यानी अगर आप एक ऐसे इमेजिनरी लाइन खींचे तो इक्वल राइट और लेफ्ट साइड इसकी बनती है। तो अगर ये प्लेन मौजूद हो और सेकंड नंबर पे एंटीरियर और पोस्टीरियर इसमें एक्सिस मौजूद हो, अगर आप एक ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, अगर आप इसका इस तरह एक ट्रांसवर्स वो ड्रा करे, एक लाइन खींचे इमेजिनरी, तो जिस पार्ट के साथ हेड आता है तो हेड कंटेनिंग पार्ट को हम कहते हैं एंटीरियर, और जो टेल कंटेनिंग पार्ट होगा उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। तो अगर ये एक्सिस मौजूद है तब भी उसमें वो बायलैटरल सिमेट्री है। और नंबर थर्ड पे उसमें इक्वल डोर्सल और वेंट्रल साइड्स होती है। डोर्सल जो बैक साइड, अगर आप इस तरह काटे एक एनिमल को, आप इस तरह डिवाइड करें इमेजिनरी लाइन से, तो जो बैक साइड होती है उसको हम डोर्सल साइड, जो बेली साइड है, फ्रंट साइड है, उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों प्लेन्स अगर एक एनिमल में मौजूद है तो उसको हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, और इस कंडीशन को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, और इस ग्रुप को हम कहते हैं ग्रेट बायलैट्रिया। और ये स्टार्टेड है फ्रॉम प्लेटिहेलमिन्थेस टू द कॉर्डेट्स, जो हायर वर्टिब्रेट्स है, मैमिलिया तक, ये सारे ग्रुप बायलैट्रिया में आते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे ये डोर्सो वेंट्रली ये फ्लैटेंड है। सो इसमें डोर्सल वेंट्रल साइड भी मौजूद है और इसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड भी मौजूद है। और जो बायलैटरल सिमेट्री है इसमें जो हमारा हेड रीजन का मतलब है कि इसके जितने भी न्यूरॉन्स है, मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स ये हेड रीजन में इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन ये एग्रीगेटेड है। ठीक है, तो क्योंकि ये सिमेट्री उन एनिमल्स को सूट करती है जो कि फॉरवर्ड, ये फर्स्ट कर एक एनिमल है सीधा जा रहा है, तो एनवायरनमेंट की जो स्टिमुलाई है उसके हेड रीजन पे स्ट्राइक करेंगे। तो जो इसके लिए रिसेप्शन है तो वो न्यूरॉन है या सेंसरी जो सेल्स है वो हेड रीजन में एक्यूमुलेटेड होते हैं। तो इन एनिमल्स में सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, जो कि जबकि इसके अपोजिट में जो रेडियल सिमेट्री है उसमें एक वेब की शक्ल में न्यूरॉन्स एक वेब की शक्ल में सारी बॉडी पे फैले होते हैं, क्योंकि उसके वो इस तरह सिसाइल होते हैं, खड़े होते हैं अपनी जगह पे। स्टिमुलस हर जगह से आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है, बैक से आता है। तो इसका नर्वस सिस्टम टोटल बॉडी पे फैला होना चाहिए ताकि जहां से भी एक स्टिमुलस है उसको वो रिसीव करे। तो उस टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें कोई ब्रेन नहीं होता। तो वो रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स में जिसमें क्या आता है, इसमें सिलेंट्रेट्स और निडेरिया और टिनोफोरा, और आप लास्ट में इनवर्टिब्रेट्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसको हम एकानोडर्म्स कहते हैं। तो लार्वल कंडीशन में उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है और एडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है। तो उसमें भी वेब की शक्ल में, एक प्लेक्सिस की शक्ल में, इसको हम प्लेक्सिस लब्स प्लेक्सिस हम इसको कहते हैं, उसकी शक्ल में नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा। तो वो एडल्ट्स में वो उसमें क्योंकि वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अच्छा, तो ये इसकी सिमेट्री हो गई।
अब हम इसकी देखते हैं इसकी बॉडी में जो सीलोम है, सीलोम, पहले आप सीलोम को समझ ले क्या चीज है। सीलोम है, इसको हम नॉर्मली बॉडी कैविटी भी कहते हैं, ठीक है, या इसको हम कहते हैं स्पेस बिटवीन गट एंड स्किन। स्पेस बिटवीन द गट एंड स्किन, इसको हम कहते हैं सीलोम। यानी फर्स्ट करे, गट कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, इसको हम GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, इंटेस्टाइन भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट करे एक एनिमल है इस तरह, अब इसको ऐसे काटे और आप इसको इस तरह प्रेजेंट करें, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। तो आप अगर एक एनिमल का अगर क्रॉस सेक्शन ले तो ये क्रॉस सेक्शन में ये मैंने बनाया, तो यहां पर ये फर्स्ट करे, ये है गट, और गट की जो लाइनिंग है ये बनती है एंडोडर्म से, और ये आउटर ये स्किन है जो कि एक्टोडर्म से स्किन बनती है, और ये एंडोडर्म से बनती है। और इनके दरमियान में आपको जो जितने भी हमारे सिस्टम्स है, मिसाल के लिए मस्कुलर सिस्टम, कार्डियक मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम है, ठीक है। तो ये जितने भी सिस्टम्स है ये मेसोडर्म से बनते हैं। तो ये दरमियान में यहां पे आपको फर्स्ट करे, यहां पे आपको ये मिलेगा, क्या नाम है, ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स है, मेसोडर्मल ऑर्गन ये हो गए, ठीक है। तो यहां पर गट से जो स्किन तक जितनी स्पेस है, कैविटी है, तो इसको हम कहते हैं सीलोम। और सीलोम में हमारे जो ऑर्गन्स है, जो विसरल ऑर्गन, जो बेली के अंदर ऑर्गन, ये इसमें पड़े होते हैं। सीलोम के बेस पर जो किंगडम एनिमिलिया है उसको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। एक है एसिल्यूमेट्स, जिसमें ये जो कैविटी है, जो स्पेस है, जो सीलोम है, ये एब्सेंट है, और उसमें ये प्लेटिहेलमिन्थेस जो ग्रुप है ये आता है। तो ये एसिल्यूमेट्स है, ये एसिल्यूमेट्स है, ठीक है। एसिल्यूमेट का मतलब है कि इसमें नो सीलोम, सीलोम इसमें एब्सेंट है। अब जब सीलोम एब्सेंट है तो इसमें फिर यहां पे क्या चीज होगी, तो यहां पर इसमें आपको एक पैरेन्काइमा टिश्यू सेल्स होते हैं, वो इसमें इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये इसमें पैरेन्काइमा, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है इसमें। तो जो स्पेस है इसमें, जो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन, दिस इज फिल्ड विद द, किस चीज से फिल्ड है इसमें, पैरेन्काइमा टिश्यू इसमें आपको होता है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू इसका एज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का रोल भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम एब्सेंट है, ठीक है। तो ये इसका सीलोम इसमें एब्सेंट है। तो मैं ये कह रहा था कि सीलोम के बेस पर हम किंगडम एनिमिलिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक एसिल्यूमेट्स है, एक सीडोसील्यूमेट्स है, और एक ट्रू सील्यूमेट्स है और सील्यूमेट्स, ठीक है। फिर जो ट्रू सीलोम है उसमें शाइजोसीलस है और एक एंटीरोसीलस है, और फिर उधर पढ़ेंगे जहां पर वो टॉपिक आएगा, ठीक है, जहां जो कि जो सीडोसीलोम है वो प्रेजेंट है स्केलमिन्थेस में, और ट्रू सीलोम फिर स्केलमिन्थेस से ऑनवर्ड यानी फाइलम एनेरिडा से अप टू कॉर्डेट्स, वो सारे ट्रू सेल्यूमेट्स है। फिर उसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स में शाइजोसीलस और ड्यूट्रोस्टोम में एंटीरोसीलस
कैविटी होती है, वो उधर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे हमारा काम है प्लेटिहेलमिन्थेस, और ये समझ ले कि इसमें कोई भी सीलोम नहीं है, एब्सेंट है, तो इसको हम ग्रुप एसिल्यूमेट्स में रखते हैं। तो सीलोम इसमें एब्सेंट है। अब अगर आप इसमें बॉडी लेयर्स को देखें, तो बॉडी लेयर्स के लिहाज से बॉडी लेयर्स ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लेयर्स हम किंगडम एनिमिलिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक, जिसके बॉडी में 2 लेयर्स आपको मिलेंगे। इसमें निडेरिया और टिनोफोरा आते हैं, ठीक है। और आगे ऑनवर्ड जितनी भी है प्लेटिहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेट्स तक, वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन ये लेयर्स गैस्ट्रोला के बाद आपको नजर नहीं आएंगे। गैस्ट्रोला क्या चीज है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक में जो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट में फिर क्लीवेज होती है, उसमें 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल्स, 32 सेल, 64 सेल ऑनवर्ड मोरोला बनता है, फिर ब्लास्टोला बनता है, फिर गैस्ट्रोला बनता है, फिर फ्यूटस बनता है। तो ये सारे जो है ये बिफोर द बर्थ स्टेजेस है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। तो ये आपको फिर बाद में नजर नहीं आती है ये लेयर। ये कौन सी लेयर्स होती है उधर भी मैंने बताया। इसमें एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है। जो एक्टोडर्म है उससे स्किन और नर्वस सिस्टम बनते हैं। एंडोडर्म से क्या चीजें बनती है? एंडोडर्म से जो इनर लाइनिंग ऑफ गट है वो बनते हैं, स्टमक बनता है, पेंक्रियाज बनता है, लिवर बनता है, और मेसोडर्म से बाकी ऑर्गन्स, ठीक है। वो जब हम ये क्लासिफाई कर उसमें फिर मैं वो उसमें डिटेल से बताऊंगा और राइट अप भी करवाऊंगा, यहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपने सिर्फ इतना लिखना है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको एक ऑर्गेनिज्म उसका क्रॉस सेक्शन, जिसको प्लेनेरिया एज अ मॉडल हम यहां पे लेंगे, जो भी सिस्टम हम इसमें पढ़ेंगे तो हम प्लेनेरिया में उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें प्लेनेरिया में मैं आपको ये सीलोम और ये जो बॉडी लेयर है ये रिप्रेजेंट करवाता हूं। तो इसमें ये इसका आई स्पॉट है, इसमें आई स्पॉट ऑर्गन होते हैं, और ये प्लेनेरिया है। यहां पर मैं इसका ये वाला पार्ट, यहां से मैं इसका क्रॉस सेक्शन बाहर एक्सपोज करवाता हूं। तो ये ये इसका आई स्पॉट है, और इसमें आपको ये मैंने क्रॉस सेक्शन इसका लिया। जो नीचे जो इसमें आउटर लेयर है, इसमें क्योंकि ये फ्री लिविंग है तो इसमें यहां पर आपको मिलेंगी सीलिया,
ठीक है, ये एक्टोडर्म है। और इसमें ये दरमियान में यहां पर ये इसकी हो गई, ये इसकी गट है। और गट कहां से बनती है? ये बनती है एंडोडर्म से, जो इसकी इनर लाइनिंग है, और स्टमक साथ में पेंक्रियाज वगैरह भी। तो ये गट है। और यहां पर इसमें आपको मेसोडर्मल, जो मेसोडर्मल ऑर्गन्स है, ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स। तो ये आप यहां पे देखिए, ये एंडोडर्म, ये मेसोडर्म, बाद में यहां से ये बनते हैं, लेकिन पहले ये लेयर होती है गैस्ट्रुलर स्टेज में। और ये स्किन है, स्किन सिलिएटेड है, क्योंकि ये फ्री लिविंग फॉर्म है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब इसमें मैंने आपको वहां पर भी कह दिया कि जो स्पेस बिटवीन द स्किन एंड गट, एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम सीलोम, लेकिन इसमें सीलोम नहीं है। सीलोम की जगह इसमें आपको ये स्पेस फिल्ड है सेल्स, टिश्यू, ये टिश्यू से। और इस टिश्यू में ये कौन से सेल्स है? ये पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो ये इसमें पैरेन्काइमा है। तो इस डायग्राम से हमने इसमें लेयर्स के बारे के लिए भी है, और ये सीलोम के बारे इसमें के मुतालिक भी है। तो ये इसका सीलोम हो गया। अब इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, चूंकि मैंने स्टार्ट में ये बता दिया कि मेजॉरिटी ऑफ दीज एनिमल्स आर एंडोपैरासाइट्स, ये एंडोपैरासाइट्स है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं, ये होस्ट से अपनी जो न्यूट्रिशन है, खुराक है, वो लेते हैं। तो वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड फॉर्म में वो खुराक होती है, वो फूड होती है। तो जितनी भी पैरासाइट्स आपको मिलेंगे, तो मोस्ट ऑफ देम हैव रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, और सर्टेन केसेस में वो एब्सेंट भी होता है। तो इसमें या तो वो रिड्यूस्ड होता है, या फिर वो कंप्लीटली एब्सेंट होगा। एब्सेंट ये कहां पे? फॉर एग्जाम्पल ये एब्सेंट होता है टैपवर्म में। टैपवर्म के बारे में हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। तो ये इस ग्रुप का एक मेंबर है, टैपवर्म, जिसको हम, इसके 2 स्पीशीज ज्यादातर है, वैसे तो और भी है। एक टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, और डाइफाइलोबोट्रियम लैटम, इसकी ये स्पीशीज है। तो ये रिड्यूस्ड है या एब्सेंट है। और इसके अलावा जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, इसमें ये वेल डेवलप्ड है, और इतना डेवलप्ड है कि ये ऑक्युपाई मोस्ट ऑफ बॉडी स्पेस, जिस्म का ज्यादातर हिस्सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे बना होता है। और यहां पर ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि किंगडम एनिमलिया में ओवरऑल आपको 2 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मिलेंगे। एक सैक लाइक है, सैक लाइक में सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, जो कि एज ए माउथ एज वेल एज ए एनस दोनों के तौर पर अपना रोल प्ले करती है। तो इस सैक लाइक डाइजेस्टिव, इससे पहले हमने उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नेडेरिया में पढ़ा था, वो भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। तो ये सैक लाइक, तो प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने कहा कि इसको हम एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे। सारे में भी हम कभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली प्लेनेरिया में मैं आपको दिखाता हूं कि प्लेनेरिया का डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह है। प्लेनेरिया में हम शो करवाते हैं इसको।
ये इसका आई स्पॉट है, ठीक है, प्लेनेरिया है, और यहां से इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो पोस्टीरियर से है, साइड से स्टार्टेड है, तो ये यहां पर ये है इसका माउथ, ये इसका, ये क्या चीज है, इसका माउथ है, माउथ। अच्छा, ये मैंने इसलिए बाहर दिखाया क्योंकि ये अपने फेरेंक्स को माउथ के जरिए बाहर निकालता है, ये मस्कुलर होता है इसका फेरेंक्स, ठीक है, खुराक को पकड़ने के लिए। तो ये इसके पीछे साथ में ये इसका फेरेंक्स है, फेरेंक्स है। फिर फेरेंक्स के बाद इसकी इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, इंटेस्टाइन, फिर इसमें दो इसकी पोस्टीरियर ब्रांचेस होती है और एक इसकी एंटीरियर ब्रांच होती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन यहां से ये इसकी इंटेस्टाइन है। अब इसके ये एंटीरियर ब्रांच है, एंटीरियर ब्रांच है, और ये इसकी पोस्टीरियर ब्रांच है, टू ब्रांचेस पोस्टीरियर इसकी होती है, ये पोस्टीरियर ब्रांचेस है। इसमें ये जो मैंने दिखाए हैं, ये इसमें इसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल सीकी, इसको हम कहते हैं इंटेस्टिनल सीकी। ये चूंकि इसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो इस वजह से ये जो इंटेस्टिन है, ये डायरेक्ट इन कांटेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे कहा कि ये मोस्ट ऑफ बॉडी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ताकि डायरेक्ट जो सेल है उसको खुराक मिले, ठीक है। तो ये इसका ये फायदा होता है इसमें। तो प्लेनेरिया में डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह होता है, ठीक है। तो ये इसमें जो जूप्लैंक्टन्स है, और फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स इसकी खुराक में शामिल है, प्रेडेटर है ये, एक्टिव कार्निवोर्स है ये। तो ये इसका जो फेरेंक्स है इसमें, तो ये इसमें ये पॉइंट नोट करने के बाद है, जो इसका जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स, ये एक इंजेस्टिव ऑर्गन होता है, इंजेस्टिव ऑर्गन, यानी ये मस्कुलर होता है। इसमें और स्पीशीज है जो कि फिशियोला हेपेटिका, फिशियोला जेजेंटिका और टेपवॉर्म, ये सारे पैरासाइट्स है। तो ये होस्ट के टिश्यू के साथ अपने आप को अटैच करता है, उससे ब्लड सक करते हैं। तो ब्लड को सक करने के लिए इसका जो फेरेंक्स है, इस एज ए सक्शन पंप के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंजेस्टिव ऑर्गन। व्हाट इज इंजेशन? टेकिंग अप द फूड इनटू द माउथ। तो ये एज ए इंजेस्टिव ऑर्गन के तौर पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये इसका फेरेंक्स। अच्छा, इसमें जो डाइजेशन है, डाइजेशन, तो डाइजेशन में
इसमें एक तो ये इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर है, पॉइंट नोट करें, ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब डाइजेशन ऑफ द फूड आउटसाइड द सेल, ठीक है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर है ये इन बाय द फेरिंगियल ग्लैंड्स, ये प्रोड्यूस करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। माउथ के जरिए इसमें खुराक इधर आती है, तो जैसे ही फेरिंग्स में, तो फेरिंग्स में जैसे खुराक फेरिंग्स से पास होगी तो फेरिंग्स में यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लगे होते हैं और वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, तो वो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये आउटसाइड द सेल है, सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और फिर इनसाइड द हेपेटिक सी की इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, तो ये किधर है? इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल इसमें कहां पे होते हैं? तो हेपेटिक सीकी में, इसको हम इंटेस्टिनल सीकी कहते हैं। तो इसमें ये फेगोसाइट्स होते हैं, फेगोसाइटिक सेल, वो उस ऑलरेडी डाइजेस्ट खुराक को एंडोसाइटोसिस के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, टेकअप करते हैं, और उसको फिर वो आगे डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, तो ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इसमें जो रेस्पिरेटरी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो नेक्स्ट इसमें है रेस्पिरेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को हम कलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। तो ये दोनों इसमें एब्सेंट है। अब जब ये एब्सेंट है तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द एनवायरमेंट, ये बाय डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन के जरिए है, ठीक है, बॉडी सरफेस से एनवायरमेंट के साथ। तो डिफ्यूजन, इवन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, दैट इज इसमें अमोनिया, इसमें बाज़ एनिमल्स आपको ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है टोटल एनिमल्स में, उसके बेस पे एनिमल्स जो है ना वो अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है, यूरिकोटेलिक है। तो ये अमोनियोटेलिक है, ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो ये एक्सक्रीट अमोनिया है, तो ये भी डिफ्यूजन के जरिए है, डिफ्यूजन के जरिए ये एक्सचेंज इसकी होती है। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बाद इसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पॉइंट नोट करें, इसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। ये आगे आप पढ़ेंगे एनेलिडा में मेटानेफ्रिडिया है, ठीक है, और उसमें भी मोलस्का में भी नेफ्रिडिया मौजूद है। तो ये कंपैरिजन ये एमसीक्यूज में आ जाती है। तो ये पॉइंट नोट करें, प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रो का मतलब है, प्रोटो का मतलब है प्रिमिटिव, यानी जो सिंपलेस्ट है, नेफ्रिडिया का मतलब है किडनी,
सिंपलेस्ट, दैट इज, इसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। इसमें एक्सक्रीशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं। इसको फ्लेम सेल्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें टफ्ट ऑफ सिलिया, सिलिया का एक गुच्छा मिलेगा जो कि फ्लिकरिंग करता है, बीटिंग करता है लाइक कैंडल, एक कैंडल की तरह। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फ्लेम सेल। कैसे, मैकेनिज्म क्या है, तो मैं आपको इसमें प्लेनेरिया में वंस अगेन इसको शो करवाते हैं। तो प्लेनेरिया में यहां पर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स होती है दोनों साइड पे। ये इसके एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल्स है या डक्ट्स है, ठीक है। और इसमें आपको दोनों साइड्स पे आपको इसमें ये फ्लेम सेल्स आपको इसमें मिलेंगे। ये हो गए इसके फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स मैं इसमें ये कुछ फ्लेम सेल्स बाहर एक्सपोज, इसको मैं प्रेजेंट करवाता हूं। इसमें यहां में देखिए, ये है फ्लेम सेल, एक सिंगल फ्लेम सेल है, साथ में ये इसका न्यूक्लियस है। इसमें ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, टफ्ट ऑफ सिलिया, ये सिलिया टफ्ट है, यानी एक गुच्छा है, इसका ग्रुप है। ये मैंने दो एक साथ एडजस्ट प्रेजेंट करवाए हैं। और ये एक्सक्रीटरी, ये जो मैंने रेड से जाहिर किए हैं, ये वाली डक्ट है। तो ये एक्सक्रीटरी डक्ट है। और तो ये जिस्म में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, तो वो फ्लूइड इसमें ये अंदर आता है। जब ये सिलिया बीट करते हैं तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। तो नेगेटिव प्रेशर की वजह से वो फ्लूइड जिस्म में जो मौजूद है आउटसाइड द टिश्यू, वो अंदर दाखिल होता है
और वो एक्सक्रीटरी डक्ट में आता है। और यहां से ये है नेफ्रिडियोपोर, जो एक्सक्रीटरी पोर है। ये आउटर स्किन के साथ इधर यहां पे स्किन के साथ जगह जगह पे ये अटैच होता है, तो ये एक्सक्रीटोपोर है या नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। मैं इस फ्लेम सेल को, अगर मैं आपको मजीद कि ये फ्लूइड कैसे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है कैसे एंटर होगा, तो मैं इसमें स्पेसिस होती है, तो ये मैं आपको इसमें प्रेजेंट करवाता हूं। एक फ्लेम सेल यहां पे मैं प्रेजेंट करता हूं। एक फ्लेम सेल है, ये एक फ्लेम सेल इस तरह गोल है। मैंने एक क्रॉस सेक्शन इसका लिया, तो क्रॉस सेक्शन में इस रीजन के साथ यहां पर आपको मिलेंगे सिलिया, ये सिलिया है जो कि बीटिंग। अच्छा, यहां पे सेल्स है, एक साइड तो मैंने ओपन नहीं किया, एक साइड मैंने ओपन करवाया, तो इन सेल्स के दरमियान यहां पे आपको मिलेगा स्पेस, एक खाली जगह होती है। स्पेस के जरिए जब ये बीटिंग करते हैं इसीलिए, तो अंदर इस सेल के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है और बाहर से फ्लूइड अंदर दाखिल होता है, और वो फ्लूइड ये एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल है, ये स्मॉल डक्ट्स है, एक्सक्रीटरी डक्ट्यूल है, स्मॉल डक्ट्स होती है, और इसमें और यहां से लार्ज एक्सक्रीटरी डक्ट में, और फिर नेफ्रिडियोपोर के जरिए जिस्म से बाहर। ठीक है। अच्छा, एक और बात है इसमें, एक और बात इसमें सीडोपोडिया होते हैं। फ्लेम सेल के साथ सीडोपोडियल प्रोसेस होते हैं, जो कि टोटल बॉडी में ज्यादातर ये फैले होते हैं। किस लिए? ताकि ये कलेक्ट करे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल से टिश्यू से बाहर मौजूद है, उसको वो कलेक्ट करे ज्यादा बॉडी तक, ये इसकी ब्रांचेस जाए। तो ये एक फ्लेम सेल हो गया। ठीक है, तो ये इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद इसमें इसका जो नर्वस सिस्टम है, तो नर्वस सिस्टम में मैं प्लेनेरिया में दिखाता हूं। आपके बुक में एक ही डायग्राम के अंदर काफी सारी चीजों को दिखाया गया है। मैंने इतना किया है कि मैंने हर अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग डायग्राम बनाई है, ताकि उसको हम क्लियरली दिखा सके समझाने के लिए। तो इसमें यहां पे देखिए, एक यहां पर इसमें दोनों आई स्पॉट से इर्द गिर्द सेरेब्रल गैंग्लिया होता है दैट सराउंड्स द आई स्पॉट। ठीक है, ये क्या चीज है? ये सेरेब्रल
गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या चीज है? मिनी ब्रेन, यानी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना है। न्यूरॉन के फिर टू जो मेजर पार्ट्स है इसमें, एक उसमें सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी या सोमा हम इसको कहते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज, और इससे दोनों साइड्स पे लेटरल, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय अ नर्व रिंग। और इस सेरेब्रल गैंग्लिया को से जो हेड रीजन में जो ऑर्गन है, मसलन आई है, उससे जो जिसको हम कहते हैं, ये तो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या चीज है? जो कि बॉडी ऑर्गन्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यहां पे जो हेड रीजन है, इसको ये ब्रांचेस गई है, और यहां से नर्व कार्ड्स ये क्या चीज है? ये लेटरल नर्व कार्ड्स है, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और बॉडी जो पेरिफेरल ऑर्गन है, बॉडी पे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसके साथ कनेक्टेड होते हैं ट्रांसवर्स नर्व कार्ड से। तो ये क्या चीज है? इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, प्लेटीहेलमिंथेस, ये इसमें आपको मिलेगा एक सेरेब्रल गैंग्लिया, और सेकंड नंबर पे नर्व कॉर्ड्स होते हैं, और थर्ड नंबर पे ट्रांसवर्स। तो जो नर्वस सिस्टम है ऑफ द प्लेनेरिया या प्लेटीहेलमिंथेस, तो ये एक सेरेब्रल गैंग्लिया है, इसमें नर्व कॉर्ड्स है, लेटरल साइड पर भी होते हैं, डोर्सल साइड पर भी, वेंट्रल साइड पर भी। ट्रांसवर्स फिर जो एट राइट एंगल टू द लेटरल नर्व कॉर्ड्स, ये होते हैं ट्रांसवर्स कॉर्ड्स होते हैं, कमिश्योर के तौर पे, कनेक्शन के तौर पे। तो ये एक सीक्वेंस जो लेडर लाइक अरेंजमेंट है इसकी, अरेंजमेंट है, और इसमें आपको साथ में सेंस ऑर्गन्स में आपको मिलेंगे आई स्पॉट, अब इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्लेटीहेलमिंथेस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसमें नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। Asexual reproduction by means of fragmentation, या इसको हम कहते हैं fission and regeneration। फ्रेगमेंटेशन एक पेरेंटल बॉडीज में, ये मसलन ये हाइड्रा है, ये यहां पर और यहां पर, इसमें ये क्या हो गई? ये स्प्लिट हो गई, फिशन, स्प्लिटिंग, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास ये पार्ट्स आ गए, प्लस इसमें ये जो मिडिल पार्ट है, प्लस जो
लेटरल पार्ट है। तो रीजनरेशन किसे कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं रिकवरी ऑफ द लास्ट पार्ट, जो पार्ट खत्म हो गया है, लॉस्ट हो गया है, उसको रिकवर करना। तो ये इसमें रीजनरेशन के लिए जहन में रखिए कि बॉडी में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होने चाहिए। अनडिफरेंशिएटेड सेल जिससे टिश्यू नहीं बने होते, प्लेनेरिया के जिस्म में नहीं है। प्लेनेरिया में इसके लिए एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन यानी जो सेल्स ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है, उससे टिश्यू बना है, वो रिवर्स हो जाते हैं, उससे स्टेम सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल बन जाते हैं, और वो यहां पे जो इंपोर्टेड पार्ट है, जो कट अप पार्ट है, वो यहां पे आएंगे और यहां से जनरेट जो लास्ट पार्ट है वो यहां पे रीजनरेट करेंगे। जो इसको मैं डॉटेड लाइन में प्रेजेंट करता हूं, तो ये डॉटेड जो रिकवर्ड पार्ट है, ठीक है, तो ये उसको रिकवर करते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेकंड नंबर, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो चूंकि ये सारे पैरासाइट्स है और एंडोपैरासाइट्स है, जितनी भी एंडोपैरासाइट्स है, और इसका लाइफ साइकिल डाइजेनिक है। बास के लिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए, बास को 3 भी चाहिए, ठीक है। तो ये यानी इसके लार्वल स्टेज से एडल्टहुड तक जो कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल है, ये बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये इंतहाई वेल डेवलप्ड होता है, ये कंपेंसेशन के तौर पर, ताकि जो वेस्टेजेस की जो चांसेस है उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो ये वेल डेवलप्ड होता है इसका रिप्रोडक्शन। और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, इसको हम कहते हैं मोनोइशियस, जिसमें बोथ सेक्सेस कंबाइंड होते हैं। मेल और फीमेल जो सेक्सेस है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर होंगे। और इसमें साथ में, लेकिन इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, यानी एक इंडिविजुअल का स्पर्म दूसरे इंडिविजुअल के स्पर्म के ओवम के साथ फ्यूज करेगा। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ताकि सिमिलरिटी जो कॉपीज है वो ना बने, एक जैसे ऑर्गेनिज्म ना बने। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ऐसा होता है, फर्स्ट करें ये प्लेनेरिया है, ज्यादा डिटेल डायग्राम इसमें मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे ये नहीं है। तो इसमें प्लेनेरिया में इसका यहां पर प्लेनेरिया में ये पिनियल सेक है, सेक, और ये इसको हम कहते हैं गोनोपोर, जिसके जरिए जो सिरस है यानी माइक्रोपीनस है वो बाहर निकलता है। और ये स्पर्म डक्ट्स है, स्पर्म डक्ट्स, और यहां पर टेस्टिस है, ये टेस्टिस हो गई। तो ये इसकी टेस्टिस है, सिंगल को मैं आई से लिखूंगा। यहां पर ओवरीज है, ये ओवरी है, और यहां से डक्ट एराइज है, वो फीमेल गोनोपोर की तरफ आए है, ठीक है। साथ में यहां पे आपको वाइटलाइन ग्लैंड्स भी मिलेंगे, इसमें वाइटलाइन ग्लैंड्स भी आपको इसमें मिलेंगे, और यहां पर आपको इसमें मिलेगा सेमिनल वेजिकल भी मिलेगा, जो कि स्पर्म को स्टोर करता है, वेजिकल। तो ये यानी डायग्राम बनाने का मकसद था कि आपको समझा सके कि दोनों सिस्टम एक ही इंडिविजुअल के अंदर है। तो ये इसमें बाकायदा लार्वल स्टेज, जो काफी सारे लार्वा इसमें बनते हैं।
तो ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इसमें एग्जाम्पल्स इसमें एक एग्जाम्पल इसमें है प्लेनेरिया। ये फ्री लिविंग है। सेकंड नंबर इसमें टैपवर्म। टैपवर्म इस वजह से कहते हैं कि ये फीती की तरह होते हैं, टैप इस तरह इंतहाई चिपटे होते हैं ये, ठीक है। तो टैपवर्म इसका जो कॉमन स्पीशीज है, तो इसकी तो ये इसमें टीनिया सोलियम है। ये पोर्क जो पिग खंजीर है उसकी गोश्त में, उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट है पिग, ठीक है। और एक है टीनिया सेजिनेटा, ये काउस, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो काव्स है, ठीक है। और नंबर थर्ड पे इसमें फिशियोला हेपेटिका, ये इसको हम कहते हैं कॉमन नेम इसका लिवर वॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें फिशियोला हेपेटिका है, लिवर फ्लूक, इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लूक, क्योंकि ये लिवर के अंदर एक पत्ती की तरह एक छोटा सा वॉर्म होता है, ठीक है। फिशियोला हेपेटिका और भी स्पीशी है, फिशियोला जेजेंटिका है, फिशियोला इंटरमीडिया है। तो ये इसके कॉमन, ये पैरासाइट्स है, ठीक है। एक और है इसमें नंबर फोर्थ पे शिस्टोसोमा, ये इसको हम कहते हैं ब्लड फ्लूक्स, ठीक है। ब्लड के अंदर है शिस्टोसोमा, इसके फिर ये जीनस है, स्पीशीज और काफी सारे हैं, शिस्टोसोमा इंडिका, शिस्टोसोमा जेपोनिकम, शिस्टोसोमा मेंसोनाए, ठीक है। तो बहरहाल आप सिर्फ जीनस लिख के, तो ये इसकी एग्जांपल्स हो गई। इसमें मैं साथ में जो चूंकि सारे पैरासाइट्स है, तो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है कि ये पैरासिटिक लाइफ के लिए किस तरह एडाप्टेड है। एडाप्टेशन मीन एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है पैरासाइटिक एडेप्टेशंस। तो नंबर 1, ये सेक्रीट करते हैं एंटी एंजाइम्स। चूंकि ये होस्ट के अंदर होते हैं और होस्ट में डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट होते हैं, वो इन वर्म्स को खत्म करेंगे। तो उसके एंजाइम के एक्शन से अपने आप को बचाने के लिए या उस एंजाइम के एक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटी एंजाइम्स इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें थिक क्यूटिकल है। इसकी क्यूटिकल जो बॉडी वॉल है वो थिक होती है अगर एंजाइम उसके ऊपर आ भी जाए, ताकि उसके एक्शन इस पे असर ना करे। नंबर थर्ड, इसमें अटैचमेंट के लिए होस्ट, क्योंकि ये होस्ट के अंदर है, उससे ये खुराक को सक करते हैं, तो इसके लिए अटैचमेंट ऑर्गन्स होते हैं। तो मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, उसके लिए वो हुक्स इस्तेमाल करते हैं, वो सकर्स इस्तेमाल करते हैं। मसलन जो फिशुला हेपेटिका, इसमें एक इंटीरियर सकर है, एक वेंट्रल सकर है, ठीक है। तो ये सकर्स हुक्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। नंबर 4 पे इसका लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोशन एंड नर्वस सिस्टम। जो पैरासाइट्स होते हैं वो अपनी जगह पे खड़े होते हैं, क्योंकि जहां भी होते हैं उधर इसको खुराक मिलती है, तो इसको चलने फिरने की, लोकोमोशन की जरूरत ही नहीं होती। तो ना तो इसमें आपको लोकोमोटरी ऑर्गन्स मिलेंगे, ना इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। टैपवर्म में मैंने बताया कि वो एब्सेंट होता है,
एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम भी इसका रिड्यूस्ड है, क्योंकि नर्वस सिस्टम तो यूज होता है पैरासाइट्स पे, मैं कह रहा हूं नर्वस सिस्टम तो यूज होता है टू डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। अभी जहां पे है वहां पे तो एक कांस्टेंट एनवायरमेंट है, क्योंकि पैरासाइट के अंदर होस्ट के अंदर है, तो ये लॉस ऑफ और इसका वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एडल्टहुड तक पहुंचने के लिए इसके चांसेस बड़े कम होते हैं, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल 2 और 3 होस्ट में कंप्लीट होता है। तो जरूरी तो नहीं है कि इसको वो मुतालिका होस्ट मिले, तो लिहाजा ये जाया हो जाते हैं। तो कंपेंसेशन के लिए ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है ताकि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल एडल्टहुड तक पहुंच जाए। तो ये इसके पैरासाइटिक एडेप्टेशन हो गई। इसमें थोड़ा सा मैं टेपवर्म के बारे में समझाऊं। एक लफ्ज है इन्फेस्टेशन। ये क्या चीज है? ये है अटैक ऑफ वर्म्स। एक है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल सेप्सिस को कहते हैं, बैक्टीरियल अटैक, ठीक है। एक है इन्फेस्टेशन, अगर पेट में कीड़ी पड़ जाए, ठीक है, वर्म्स आ जाए, तो इसको हम कहते हैं इन्फेस्टेशन। तो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे पास, हम एक एग्जांपल लेते हैं टेपवर्म। टेपवर्म में इसको हम कहते हैं स्कोलिक्स हेड है, ठीक है। इसके जरिए अपने आप को अटैच करता है होस्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में टेपवर्म आपको मिलेगा, और ये बाकी जो बॉडी है जो फीती की तरह है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेपवर्म। तो ये इसको हम कहते हैं स्ट्रोबिला या स्ट्रोबिलस। इसमें आपको सीडो सेगमेंट, ट्रू सेगमेंटेशन इसमें नहीं है। ट्रू सेगमेंटेशन आगे एनालिड्स में स्टार्ट है, ठीक है। तो ये इसमें एब्सेंट है, लेकिन ये जो सेगमेंट्स आपको नजर आए, इसको हम कहते हैं प्रोग्लोटेड। ये एक सीडो ऑर्गेनिज्म होता है, एक दिस इज नॉट अ बॉडी सेगमेंट, ये बॉडी सेगमेंट नहीं है, ये एक नॉन डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, मसल, ये सारे इसमें आपको ये मिलेंगे। तो ये टेपवर्म है। ये इसका लाइफ साइकिल में किस तरह अटैक करता है ह्यूमंस पे? तो जो एडल्ट टेपवर्म है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। सिंपल बताऊंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाऊंगा। तो ये इसका लास्ट प्रोग्लोटेड, फीसिस में लास्ट प्रोग्लोटेड, ये प्रोग्लोटेड है। यहां पे ये नेक है, ये प्रोग्लोटेड्स बनते हैं नेक से। ये जो लास्ट है ये मैच्योर होता है, मैच्योर। चूंकि मैंने आपको बताया कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल भी है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और यहां पे बन गया लार्वा, ठीक है। तो जो लास्ट प्रोग्लोटेड है, यहां से ये कट अप हो जाएगा, कट जाएगा, और फीसिस के जरिए जिस्म से बाहर निकल जाएगा। अब इसमें क्या होता है? इसमें हेक्साकैंथ लार्वा होता है, हेक्साकैंथ लार्वा, ठीक है। वो लार्वा, क्योंकि ये 6 होक्ड लार्वा, 6 होक्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इस प्रोग्लोटेड के अंदर होगा। अब ये प्रोग्लोटेड बाहर आया ग्रासिस पे। अब जब ये ग्रासिस पे आएगा, तो फर्स्ट करे ये ग्रासिस को
ये इंटरमीडिएट होस्ट इसको इस पे ईट करेगा, फीडिंग करेगा। इंटरमीडिएट होस्ट में बी काउ इन केस ऑफ टीनिया सेजिनेटा। टीनिया सेजिनेटा में ये काउ होता है और पिग होता है या पोर्क इन केस ऑफ टीनिया सोलियम, उसके लिए ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। अब मैं बता रहा हूं जरूरी तो नहीं है कि इसको ये वाला होस्ट मिले, तो इस वजह से इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अच्छा खासा डेवलप्ड होता है। तो ये अगर ये इसको मिल गया तो ये आएगा इसके ब्लड में आ जाएगा, ये लार्वा जो इसमें लार्वा फ्री हो जाएगा, फ्री लार्वा निकल आएगा उससे होस्ट से। अब ये लार्वा आएगा उसके ब्लड में, ब्लड से आएगा मीट में, गोश्त में, या पोर्क, जो पिग का जो गोश्त है उसको हम पोर्क कहते हैं दोनों में। अगर इसको ईटिंग, अगर इसको जब आप गोश्त खा रहे हो अगर आपने इसको सही तरह नहीं पकाया, अब उसमें तो वो लार्वा जिंदा है, आपने तो उसको सही नहीं पकाया, तो स्टमक में एक्टिव हो जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां से एंटर हो जाएगा, अगेन ये लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इन्फेस्टेशन है। और लास्ट में हम इसकी पढ़ेंगे डी इन्फेस्टेशन। अब हम इसको किस तरह खात्मा करेंगे, तो इसके लिए प्रॉपरली कुक्ड फूड, खुराक को अच्छी तरह, मीट को अच्छी तरह पकाए, और इसके अलावा इसमें आप बास टाइम एनीमा भी करवाते हैं, पेट खराब करना। बास टाइम कुछ केमिकल्स को जिस्म के अंदर थ्रू द एनस इंसर्ट किया जाता है ताकि पेट खराब हो जाए, जितने भी वर्म्स, लाइफ फॉर्म्स ऑफ वर्म्स है वो जिस्म से निकल जाए, तो एनीमा भी करवाते हैं, एनीमा। तो ये टोटल था डिस्कशन प्लेटिहेल्मिन्थस। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।